अगर आपको यूपीएससी में रैंक चाहिए तो आप ऑप्शनल को इग्नोर नहीं कर सकते। जीएस सब्जेक्ट जो है वो सबको पढ़ना ही है, आपको उसमें चॉइस नहीं दी गई थी। एक जगह पे हैंडपंप जो है वो बंद कर दिया था और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया था ताकि विमेन को घर में ही पानी मिल जाए। पर विमेन जो है उस विलेज की वो अपसेट थी इस डेवलपमेंट से, उनको ये डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं लगा था। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली है मैंने यहाँ पे। वो क्या कह रहे हैं कि मैकडॉनल्ड के अनपेड लेबर बन जाते हैं आप, मतलब एक ऐसे लेबर जिसको वेतन नहीं मिल रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन की शुरुआत हम टॉपर्स की मार्कशीट देखते हुए करेंगे। मार्कशीट से मैं एक पॉइंट प्रूव करना चाहती हूँ जो मैं आपको बताऊंगी अभी। 2023 के टॉपर आदित्य श्रीवास्तव की मार्कशीट है ये। उसमें आप देख सकते हैं मेंस में 7 पेपर होते हैं, टोटल 9 पेपर होते हैं, पर क्वालिफाइंग पेपर जो है उनके मार्क्स ऐड नहीं होते फाइनल रिजल्ट में। इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज जो है वो क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, उसमें आपको 25% मार्क्स लाने होते हैं, पर उनका जो एक्चुअल मार्कशीट है उसमें वेटेज नहीं है, पर वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आदित्य श्रीवास्तव की जो मेंस की मार्कशीट है, साथ में पर्सनालिटी टेस्ट के नंबर भी इसमें लिखे हुए हैं। तो जो मेंस की मार्कशीट है उसमें आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मार्क्स उन्होंने जिस सब्जेक्ट में स्कोर किए हैं वो ऑप्शनल ही है। ऑप्शनल पेपर 1, पेपर 2 में आप देख सकते हैं उनके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब ये तो एक पैटर्न हो गया। हम लास्ट ईयर के टॉपर की मार्कशीट देखते हैं। 2022 टॉपर इशिता किशोर की मार्कशीट है ये। इसमें भी आप देखेंगे तो सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिसमें ऑप्शनल में इन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2 के मार्क्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और ये ऑप्शनल के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। एक और साल एक और टॉपर की मार्कशीट देखते हैं हम। 2021 की टॉपर श्रुति शर्मा की मार्कशीट है ये, जिसमें आप अगेन चेक करेंगे तो ऑप्शनल में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है इन्होंने। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यूपीएससी में रैंक चाहिए तो आप ऑप्शनल को इग्नोर नहीं कर सकते। यूपीएससी में अगर आपको रैंक चाहिए ही तो जो सब्जेक्ट गेम चेंजर होता है वो होता है ऑप्शनल। हमने तीनों साल के टॉपर्स की देखी है मार्कशीट। हम 2024 के टॉपर्स की भी मार्कशीट अगर एनालाइज करेंगे तो उसमें भी आप देखना, जब रिजल्ट आएगा तब हम देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है या सबसे ज़्यादा स्कोर जो है टॉपर्स ऑप्शनल में ही करते हैं। जीएस में मोर और लेस सबको सिमिलर मार्क्स आते हैं, पर जो रैंक मेकिंग सब्जेक्ट्स हैं वो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे, एथिक्स और ऑप्शनल। अब उसमें भी ऐसे और एथिक्स जो हैं उनका वेटेज 250 मार्क्स का है, पर ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर होते हैं मतलब 500 मार्क्स जो हैं वो आपके स्टेक पे होते हैं। इसीलिए ऑप्शनल डिसाइड करना अपने आप में बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि ऑप्शनल जो है उससे आपका सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए ऑप्शनल को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशंस भी होते हैं, बच्चे थोड़ा टाइम भी लेते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डिसाइड करने में कि ऑप्शनल कैसा होना चाहिए और क्या ऑप्शनल लें। तो 3 बेसिक आर्ग्यूमेंट्स है ऑप्शनल लेने के लिए। सबसे पहले तो कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस ऑप्शनल में, आपको उस ऑप्शनल में इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि उसको आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना होगा। देखिए 500 मार्क्स हैं, ये तो समझ में आ गया कि मेंस में 500 मार्क्स जो है वो स्टेक पे हैं ऑप्शनल पे। साथ ही अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो ऑप्शनल का लेवल जो है वो जनरल स्टडीज़ के लेवल से ज़्यादा होता है। जीएस पेपर कोई भी उठा लीजिए आप, एनवायरनमेंट ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका लेवल जो है वो 11-12 तक का ही आता है, उससे ज़्यादा का लेवल नहीं पूछा जाता। पर यूपीएससी में ऑप्शनल का लेवल जो है वो ग्रेजुएशन, इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन तक का आता है। इसके पीछे रीज़न भी बहुत सिंपल है। जीएस सब्जेक्ट जो है वो सबको पढ़ना ही है, आपको उसमें चॉइस नहीं दी गई थी, तो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना ही था, कंपल्सरीली पढ़ना था, और सबने वो सब्जेक्ट्स पढ़े, इसीलिए उसका लेवल जो है वो 11-12 तक का ही है। बहुत सारे टीचर्स तो 10th तक का ही लेवल मानते हैं। पर अगर ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में आपको चॉइस दी गई थी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जिसमें से आपको एक पिक करने का मौका मिला था, तो उसमें से जो सिलेक्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि आपको उसमें इंटरेस्ट आए और आप उसमें जमकर मेहनत करें, क्योंकि उसका लेवल जो है वो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तक का आता है। इसीलिए ऑप्शनल में एट टाइम्स आपको हेल्प भी लगती है टीचर्स की, ताकि आप अच्छे से ऑप्शनल कर पाएँ, क्योंकि लेवल ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कोई प्रॉपर गाइडेंस हो, कोई अच्छे से पढ़ा दे तो उसमें बहुत मदद मिलती है। और उसी के साथ ही मैं अपने नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे आ रही हूँ कि अनअकैडमी जो है वो ऑप्शनल की बहुत सारी बैचेस लेकर आ रहा है, बहुत सारे ऑप्शनल हैं जिसमें हम आपको मदद करेंगे।
देखो ऑप्शनल की लिस्ट यहाँ पर है और टीचर्स का नाम भी लिखा हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, सोशोलॉजी। इनकी बैचेस जो है वो दिसंबर में ही शुरू हुई हैं, आप डेट देख सकते हैं। उसमें से सोशोलॉजी ऑप्शनल जो है वो मैं कराने वाली हूँ आपको। 26 दिसंबर से सोशोलॉजी का बैच शुरू हो रहा है प्लस पे, और अभी जो है वो बहुत परफेक्ट मौका है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि अनअकैडमी ने अपनी 9th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की, जिसके चलते वो बहुत डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं। तो कोर्सेज पे 50% डिस्काउंट अवेलेबल है, साथ ही फ्री एक्सटेंशन है। जितने पीरियड का आप ले रहे हैं उतना ही एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 9 मंथ्स का एक्सटेंशन आपको फ्री मिल रहा है, उसी पर ही 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो ये जो है वो परफेक्ट मौका है अपने ऑप्शनल को कवर करने का, या फिर अगर आप GS का भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये भी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है सब्सक्रिप्शन लेने में तो ये परफेक्ट टाइम है। और ये जो विंडो है ऑफ़र की वो लिमिटेड है, मोस्ट प्रोबेबली 17 दिसंबर तक की ये ऑफ़र है, तो इसीलिए आप ये ले सकते हैं। सोशोलॉजी जो है वो मैं पढ़ाने वाली हूँ, 26 दिसंबर से कोर्स जो है वो लाइव हो रहा है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया 50% डिस्काउंट है, साथ ही फ्री एक्सटेंशन है। जैसे 9 मंथ्स का 9 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आधे का ही पे करना है, बाकी का आपको फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। तो ये जो है ये ऑफर है। हमारी GS को लेके भी बैचेस हैं, आप अपने टारगेट ईयर के हिसाब से अपनी बैचेस भी डिसाइड कर सकते हैं। 2026 के लिए आरंभ बैच है, 2027 के लिए आगाज बैच है, और 2026 इंग्लिश में अगर आपको कोई बैच चाहिए तो उसके लिए इग्नाइट बैच है। तो इन सब में एनरोल करने के लिए या फिर डिस्काउंट लेने के लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा। वो कोड जो है वो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, MM05। MM05 मेरा कोड है। MM मतलब मोनिका मानधनिया, जो कि मेरा नाम है। मैं आपको सोशोलॉजी और इंडियन सोसाइटी पढ़ाती हूँ। सोशोलॉजी का जो बैच है वो 26 दिसंबर से लाइव हो रहा है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या ऑप्शनल लेना चाहिए, उनसे बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, या फिर जिन स्टूडेंट्स ने फिगर आउट कर लिया है कि उन्हें सोशोलॉजी ऑप्शनल ही लेना है, उनके लिए भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उनको क्रक्स मिल जाएगा कि ऑप्शनल में होगा क्या। देखो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि सोशोलॉजी ही लेना है, उन्होंने कुछ NCERTs विजिट किया और उनको लगा कि इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अभी मैं आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन बताने वाली हूँ सोशोलॉजी का, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सोशोलॉजी एग्जैक्टली इतना इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन क्यों है, साथ ही स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट की प्रॉब्लम क्यों नहीं आती है सोशोलॉजी में। देखो सोशोलॉजी है क्या, तो मैं वैसे नहीं डिफाइन कर रही हूँ कि सोशियस वर्ड से आया है सोशोलॉजी, जिसका मतलब कंपेनियनशिप होता है, क्योंकि वो सब तो मैं क्लास में पढ़ाऊंगी ही। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एप्लीकेशन की, सोशोलॉजी की मेन एप्लीकेशन क्या है। तो वो जो है उसके लिए आपको एक फ़ोटो देखनी पड़ेगी। ये पिक्चर देखिए आप, ये क्या फ़ोटो है, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, इस फोटोग्राफ से हम वो एनालाइज करेंगे। एक विमेन है जो हैंडपंप से पानी भर रही है। बहुत ही कॉमन सीन है, इंडिया में ये देखने को मिल जाता है, स्पेशली रूरल इंडिया में ये बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाता है। तो यही पढ़ेंगे हम। अगर GS जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद इस गांव में या फिर जो भी जगह है ये, यहाँ पर पानी जो है वो घर घर में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए लोग हैंडपंप से पानी भरते हैं। हो सकता है वाटर स्कैरसिटी हो इस जगह पे, जिस वजह से हैंडपंप से पानी भरा जा रहा है और घर में पानी की सुविधा नहीं है, इसीलिए हैंडपंप से पानी भर रहे हैं। यही एनालिसिस आएगा इस फोटो का। पर अगर कोई सोशोलॉजिस्ट इस फोटो को एनालाइज करेगा, कोई सोशोलॉजिस्ट अगर इस पिक को एनालाइज करेगा तो वो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स जो है वो निकाल के आपको दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि यहाँ पे से जो पानी भरा जा रहा है उसमें एक विमेन जो है वो मेहनत कर रही है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इंडिया में पानी भरने का जो काम है वो प्राइमरीली विमेन ही करती हैं। इस फोटो से आप ये एनालिसिस निकाल सकते हैं, और आप अगर इंडियन सोसाइटी को ऑब्जर्व करेंगे तो ये बात सही भी है कि पानी भरने का काम प्राइमरीली कौन कर रहा है, विमेन। तो विमेन अपने दिन का बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो इस काम को करने में डेडिकेट करती हैं। इससे एक और लॉजिक आप डेवलप कर सकते हैं कि कल को अगर पानी की कमी आती है तो सबसे ज़्यादा लाइफ जो है वो विमेन की ही इम्पैक्ट होगी, क्योंकि ये काम उनकी जिम्मेदारी है। तो वाटर स्कैरसिटी या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से विमेन पे ज़्यादा टोल आता है, विमेन ज़्यादा परेशान होती हैं। इसको लेके एक कॉन्सेप्ट भी बनाया हुआ है जिसका नाम है क्लाइमेट इंजस्टिस। क्लाइमेट इंजस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें बैठ जाएगा फिर। क्लाइमेट इंजस्टिस का मतलब ऐसा है
कि जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है वो सारे सेक्शंस को इक्वली अफेक्ट नहीं करती, कुछ वल्नरेबल सेक्शंस हैं उन पे ज़्यादा असर दिखता है। विमेन जो है वो वल्नरेबल सेक्शन है, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसका ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट क्लाइमेट अपार्थाइड है, पर अभी के लिए मैं आपको बेसिक वोकैबुलरी ही दे रही हूँ। तो एक एनालिसिस तो हमारा ये आ गया। इससे आप एक और लॉजिक डेवलप कर सकते हैं कि अगर किसी वाटर स्कैरसिटी वाले रीजन में विमेन का ड्रॉप आउट रेट जो है, स्कूल से ड्रॉप आउट रेट जो है लड़कियों का ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि अगर पानी की दिक्कत आती है तो लड़कियां स्कूल से ड्रॉप आउट लेती हैं ताकि वो घर पे और कंट्रीब्यूट कर पाए इस काम के लिए। तो एक लॉजिक आप ऐसे भी डेवलप कर सकते हैं कि अगर आपको एजुकेशन में विमेन का ड्रॉप आउट रेट कम करना है तो उसका कहीं ना कहीं कोरिलेशन पानी से भी होगा। इस तरह का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस आपको करना होता है। एक और आर्ग्यूमेंट लेकर आते हैं हम इसी में ही। ये जो आर्ग्यूमेंट है उसमें अगर कल को ये हैंडपम्प जो है उसमें खराबी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसका सबसे ज़्यादा असर किस पे होगा? विमेन पे, क्योंकि फिर इनको और लंबी दूरी तय करना पड़ेगा पानी लाने के लिए। तो ये हैंडपम्प जो है अगर इसमें दिक्कत आ जाती है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे होता है? विमेन पे, क्योंकि प्राइमरीली ये वाला काम कौन कर रहे हैं? विमेन कर रही हैं। तो उनको और दूर जाना पड़ेगा पानी भरने के लिए। अगेन उनकी बहुत टाइम, बहुत एनर्जी, बहुत एफर्ट्स जाएंगे उस काम को करने के लिए। तो ये जो है ये भी आर्ग्यूमेंट है। इसी के साथ एक और डेवलपमेंट भी आप नोटिस कर सकते हैं। एक एनजीओ है सेवा नाम का, सेवा नाम का एक एनजीओ है, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन नाम है इसका। ये एनजीओ जो है इसने इस बात को नोटिस कर लिया और उन्होंने फिर विमेन को ही हैंडपम्प ठीक करने की ट्रेनिंग दे दी, क्योंकि अगर हैंडपम्प खराब है तो वेट करना पड़ता है ऑफिशियल्स के आने का या फिर लोगों की हेल्प का, तब जाके उनका जो है लाइफ रिज्यूम होती है और इसमें बहुत टाइम लग जाता है, हफ्ते लग जाते हैं ये काम ठीक करने में, और उसमें विमेन बहुत परेशान होती है, उनकी पूरी दिनचर्या जो है वो खराब हो जाती है। तो इसीलिए सेवा ने क्या किया, विमेन को ही ट्रेनिंग दे दी ये वाला ठीक करने की, जिसके कारण क्या हुआ कि विमेन जो है वो और एम्पावर्ड फील करने लगी, क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको करती है? विमेन को। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यही आता है जिसमें आप कोई भी प्रॉब्लम को सीधे से एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं देखते, उसके बहुत सारे डायमेंशंस इंक्लूड कर लेते हैं। अब ये तो विमेन स्पेसिफिक इशू हो गया जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पे एक और चीज़ है जो होती है और विमेन जो है उससे ही रिलेटेड है। देखो, राजस्थान के एक विलेज में एक जगह पे हैंडपम्प जो है वो बंद कर दिया था और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया था ताकि विमेन को घर में ही पानी मिल जाए। अब ये इनिशिएटिव जो है वो आपको लग रहा होगा कि ये तो अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि विमेन को यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, तो घरों तक ही पानी पहुँचा दिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पर विमेन जो हैं उस विलेज की वो अपसेट थी इस डेवलपमेंट से, उनको ये डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं लगा था। उसका कारण ये था कि जब वो हैंडपम्प पे पानी भरने आती थी तो 3-4 महिलाएं जो हैं उनसे मिलने का मौका मिल जाता था, उन्हें आपस में बातचीत हो जाती थी, सुख दुख की चीज़ें शेयर कर लेती थी वो। तो एक तरह से सोशलाइजेशन का तरीका था ये, जहाँ पे वो अपने रोज़ की दिनचर्या से थोड़ा सा फन निकाल पाती थी ये काम करते हुए। तो इसीलिए जब उनके घरों तक ही पानी पहुंचने लगा तो विमेन को अच्छा नहीं लगा और वो हैंडपम्प को ज़्यादा मिस कर रही थी। तो यहाँ से एक और चीज़ समझ में आती है कि हिस्टोरिकली ये वाला जो काम है ये विमेन करती आ रही हैं। जैसे हमने पनघट पर पनिहारिन जैसे गाने भी सुने हैं, तो ये काम जो है वो विमेन ओरिएंटेड ही है, विमेन ही करती आ रही हैं इसको, और इससे इम्पैक्ट भी सबसे ज़्यादा उनकी ही लाइफ को होता है, क्योंकि कल को पानी की कमी हो जाए तो प्रॉब्लम भी उन्हें ही होती है सबसे ज़्यादा। साथ ही यहाँ पे सोशलाइजेशन भी होता है, वो आपस में दोस्त बनाती हैं, दुख सुख की बातें शेयर करती हैं, अपनी दिनचर्या के बारे में बताती हैं, तो इस तरह से एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी होता है ये एक्टिविटी। तो सोशोलॉजी जो है वो ये सारे पर्सपेक्टिव्स आपको दे देती है और इससे आपकी बेहतर समझ हो जाती है सोसाइटी में। अब ये तो रूरल इंडिया का एग्जाम्पल है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ अर्बन इंडिया से। मैकडॉनल्ड जो है वो फास्ट फूड फ्रेंचाइज है। मैकडॉनल्ड जो है वो शहरों में आम तरीके पे देखने को मिल जाता है। इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी स्टडी है। जैसे देखो, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, फास्ट फूड जॉइंट है, ये हमारा कल्चर नहीं है, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स तो हैं यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है जो एक सोशोलॉजिस्ट ने प्रेजेंट की थी, उनका नाम है रिट्जर। रिट्जर ने बताया कि मैकडॉनल्ड में अगर आप खाने जाते हैं तो मैकडॉनल्ड का खाना सर्व करने का तरीका या फिर पूरा जो सिस्टम है वो इस तरह का है कि आप एक तरह से एक अनपेड लेबर बन जाते हैं उनके। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली है मैंने यहाँ पे। वो क्या कह रहे हैं कि मैकडॉनल्ड के अनपेड लेबर बन जाते हैं आप, मतलब एक ऐसे लेबर जिसको वेतन नहीं मिल रहा है। कैसे?
बहुत सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है। मैकडॉनल्ड में सेल्फ सर्विस होती है, मतलब आपको अगर ऑर्डर देना है तो आपको खुद जाना पड़ेगा काउंटर तक, और ऑर्डर लेना भी है तो वो आपका टोकन अनाउंस कर देंगे तो आपको खुद लेकर भी आना पड़ेगा। अब ये जो काम है ये इंसान जो कस्टमर है उससे खुद से ही करा रहे हैं ये। अगर हम ये ना करें तो इन्हें एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा जो कि आपके लिए ये काम करेगा। पर मैकडॉनल्ड ने किस तरह का सिस्टम बना रखा है जिसमें ये काम आप खुद ही कर देते हैं, तो उनको एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा किसका हो रहा है? मैकडॉनल्ड का ही हो रहा है। और इस तरह से ही दूसरे सिस्टम्स भी ऑपरेट कर रहे हैं। और कैपिटलिज्म यानी कि जो लोग जो ऐसे फास्ट फूड जॉइंट्स चला रहे हैं उनका फ़ायदा हो रहा है। तो अगली बार अगर आप मैकडॉनल्ड जाएं तो ऐसा सोचें ज़रूर कि मैं किस तरह से एक अनपेड लेबर की तरह काम कर रहा हूँ उनके लिए। खुद ऑर्डर देने भी जा रहा हूँ, खुद ऑर्डर लेने भी जा रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है ये रिट्जर ने हाईलाइट की थी कि किस तरह से कैपिटलिज्म जो है वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव जो है वो सोशियोलॉजी के थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट जो है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि टाइम एंड अगेन टॉपर्स बोलते ही रहते हैं कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे उनको प्यार हो गया था। बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज नहीं कर रही हूँ मैं, पर अनु कुमारी, जागृति अवस्थी जैसे टॉपर्स हैं, उन्होंने टाइम एंड अगेन यही बोला है कि जैसे ही उन्हें सब्जेक्ट समझ में आया दे फेल इन लव विद द सब्जेक्ट। तो यही चीज़ है कि अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो ये सब्जेक्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये तो हमने पर्सपेक्टिव पढ़ लिया। अब दूसरे एडवांटेजेस जो आपको एग्जाम में स्कोर करने में मदद करेंगे वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले है कि सिलेबस बहुत कंसाइज है। सोशियोलॉजी का सिलेबस जो है वो बहुत डिफाइंड सिलेबस है और उसके आसपास का ही क्वेश्चन आता है। छोटा सिलेबस है और आराम से कवर हो सकता है। अगर आप मेरी बैच में एनरोल करते हैं तो मैं 4 to 5 मंथ्स में सोशियोलॉजी कवर करा देती हूँ। कंसाइज सिलेबस है। टोटल 25 यूनिट्स हैं। पेपर 1 में 10 यूनिट है, पेपर 2 में 25 यूनिट्स हैं, और सॉरी पेपर 2 में 15 यूनिट्स हैं, पेपर 1 में 10 यूनिट है, दोनों मिला के 25 यूनिट हैं टोटल। इसका ओवरलैप भी है जीएस सब्जेक्ट से। जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स जैसे कि ऐसे हो गया आपका GS1 जिसमें इंडियन सोसाइटी है, GS2 जिसमें सोशल जस्टिस है, उससे भी सिग्निफिकेंट ओवरलैप है सोशियोलॉजी का। तो आपके लिए जीएस में भी बहुत स्कोर करने का चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँ तो जिस साल मैंने मेंस लिखा था उस साल मैंने ऐसे के पेपर में 1 ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे। और वो जो चीज़ है वो किस वजह से पॉसिबल हो पाई? क्योंकि सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो है उसने मेरी ऐसे को लेके पर्सपेक्टिव डेवलप करने में मदद की थी। मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि क्यों मुझे ऐसे में ज़्यादा नंबर आए, और उसका एक ही रीज़न निकला मुझे, वो था ऑप्शनल। कंटेंट अवेलेबिलिटी, बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है इस ऑप्शनल के अराउंड में, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं इसमें, तो आपको मेहनत कम करनी है। ये ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आप अपना टाइम बचा सकते हैं इस ऑप्शनल को सिलेक्ट करके। और स्कोर करना बहुत आसान है। आपको बस आंसर राइटिंग का फ्लेयर डेवलप करना है, और आंसर राइटिंग जहां आपने क्रैक कर ली तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इस बात का सबूत है ऐसे टॉपर्स जिनका कोई सोशियोलॉजी में बैकग्राउंड नहीं रहा है पर फिर भी वो इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर गए हैं। तो बहुत ही इंक्लूसिव सा सब्जेक्ट है, सब लोगों को इसमें बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ये जो चीज़ है वो आप कर सकते हैं। सोशियोलॉजी जो है एक फेयर चॉइस बन जाती है आपके लिए, क्योंकि इंटरेस्ट और इंक्लूसिविटी दोनों हैं इसमें। इंटरेस्ट तो मैंने आपको बताया अभी कि किस तरह से डेवलपमेंट स्टडीज़ हुई हैं इसके अराउंड, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हुए हैं इसके अराउंड। और इंक्लूसिव क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या नॉन सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं इस ऑप्शनल में। अब मैंने आपको एडवांटेजेस तो बता दिए, पर ये इन्फॉर्मेशन अधूरी रहेगी अगर मैं आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल के चैलेंजेस ना बताऊं, क्योंकि हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई प्रो होता है तो कुछ कॉन्स भी होते हैं। तो प्रो हमने डिस्कस कर लिए, अब कॉन्स डिस्कस करते हैं कि क्या चैलेंजेस आते हैं सोशियोलॉजी लेने में। क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहले तो थिंकर्स रिमेंबर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें देखो सोसाइटी तो सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर कोई सोशियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से आप अगर अपना स्टेटमेंट लिखते हैं तो बात में वजन आता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि विमेन के अगेंस्ट में वायलेंस हो रही है, और वहीं कोई सोशियोलॉजिस्ट जैसे इरावती कारवे बोल रही है कि विमेन के अगेंस्ट में वायलेंस हो रही है, तो सेकेंड स्टेटमेंट में ज़्यादा दम है। तो ये जो चीज़ है उसके लिए आपको थिंकर्स रिमेंबर करने पड़ते हैं। थिंकर्स याद करने हैं तो ये अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि सिलेबस आप कवर करेंगे तब तक आपके पास करीबन 400 से 500 थिंकर्स हो जाएंगे। उनके नाम याद करना, उनके कॉन्सेप्ट याद करना एक चैलेंज हो जाता है, पर उसमें भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर लिस्ट बनाएं सोशियोलॉजी ऑप्शनल के थिंकर्स की और उनके कॉन्सेप्ट की। तो वो मैं अपनी क्लास में आपको करवाऊंगी।
आंसर राइटिंग जो है वो एक चैलेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स जो है वो कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, पर आंसर कैसे लिखना है, कितना अच्छा लिखना है, उसको लेके भी कहीं चैलेंज हो जाते हैं। और लास्ट है कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज से थ्योरीज को रिलेट करना उनके लिए चैलेंज बन जाता है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज से थ्योरीज को रिलेट करना जो है, जैसे कोई करंट अफेयर्स में एक इवेंट हो रहा है और उसको आप थिंकर्स के थ्रू एसोसिएट करेंगे, तो वो एक चैलेंज है। चैलेंज क्यों है? क्योंकि अगर आप मेरा चैट जीपीटी का वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने बताया कि चैट जीपीटी कैसे सोसाइटी को चेंज कर रहा है, तो उसमें मैंने ये लिंकेज डेवलप करने की कोशिश की है जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो ये वाली चीज़ें भी हम अपने सिलेबस में करते हैं। स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आती है, थोड़ा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है इसको करने में। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि चैलेंजेस तो हैं, पर अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल का, मेरा कोर्स जो कि 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है प्लस पे, उसमें मैं चैलेंजेस को इनकॉर्पोरेट करके ही आपको पढ़ाने वाली हूँ। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? नोट्स मिलेंगे, पीपीटी पीडीएफ जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ वो आपको मिलेगा। पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा विद इन टाइम। इसका लाइफ साइकिल ज़्यादा नहीं रखूँगी मैं, और कोशिश ये है कि पूरा सिलेबस जो है वो टाइमली कवर हो जाए। जो स्टूडेंट्स 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए शायद ये देर हो जाएगी, क्योंकि 2025 का प्रीलिम्स जो है वो मई में होने वाला है और ऑप्शनल जो है उसके पहले हो जाना चाहिए। तो उस टाइम तक तो शायद ना हो पाएगा ऑप्शनल, पर 2026 के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। 2025 वाले स्टूडेंट्स जो अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स ब्रशअप करना चाहते हैं वो ज़रूर इसे देखें, अच्छा लगेगा आपको पढ़ने पे। आंसर राइटिंग जो है वो हमारे प्रोग्राम में ही इंक्लूडेड है, डेली आंसर राइटिंग कराने का एजेंडा है, तो इसीलिए ये भी आपको एक फ्लेयर ऑफ आंसर राइटिंग भी डेवलप करके देगा और जिसका टाइमली इवैल्यूएशन भी हम आपको करके देंगे और फीडबैक भी प्रॉपर रहेगा। इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स इन करंट अफेयर्स, जैसा कि मैंने आपको बोला, जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उससे रिलेटेड आपको सोशियोलॉजिकल एनालिसिस प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे कि मैंने चैट जीपीटी के लिए किया है। तो ये जो चीज़ है वो भी आपको हेल्प करेगी। हर सब्जेक्ट का खुद का वोकैबुलरी होता है, वो भी मैं आपको डेवलप कराऊंगी। जैसे मैंने अभी क्लाइमेट इनजस्टिस, क्लाइमेट अपार्थाइड जैसे वर्ड्स बोले, उसके अलावा बहुत तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत तरह के थिंकर्स हैं, बहुत तरह की वोकैबुलरी है जो आपको सीखने को मिलेगी। और लास्टली मेंटरशिप। ये मेंटरशिप जो है वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, ये यूपीएससी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जिसमें आपको जीएस सब्जेक्ट्स में भी अगर कोई इशू आता है तो आई विल बी अवेलेबल, हम चैट पे डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। ऑप्शनल से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, पर उसके अलावा भी अगर आपको और कोई मेंटरशिप या गाइडेंस की ज़रूरत है तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको हमारे कोर्स में मिलेगी। साथ ही ऑप्शनल का जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन में आपको सिर्फ मेरा ही कोर्स अवेलेबल नहीं होगा, उस प्लेटफॉर्म पे जितने लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाते हैं उनका भी आप कोर्स देख सकते हैं। तो वो अपने आप में बहुत अच्छी डील है। अगर आपको किसी और टीचर का पसंद आता है, कोई कॉन्सेप्ट उन्होंने बेहतर पढ़ा है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स में या फिर अपने नॉलेज को गेन करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इंसाइट है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं पेपर फॉर्मेट भी डिस्कस करूँगी आपसे कि सोशियोलॉजी का पेपर आता कैसा है, क्योंकि देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आपको चॉइस दी गई है सिलेक्शन में भी और पेपर में भी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके और कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।